हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपके सामने हूँ। आज आज शिक्षक दिवस है साथियों। 5 सितंबर। डॉक्टर राधाकृष्णन जो हमारे राष्ट्रपति भी थे और उपराष्ट्रपति भी रहे, उनका आज जन्मदिन है। और वो बड़े शिक्षक थे, प्रोफेसर, तो उनके नाम से शिक्षक दिवस मनाते हैं। आज मेरे साथ हेमेंद्र चंडालिया सर हैं, डॉक्टर हेमेंद्र चंडालिया। ये भी शिक्षक है, प्रोफेसर रहे हैं राजस्थान विद्यापीठ में, और 30 साल तक लगभग उन्होंने वहाँ पर, कितना 30 साल की 37 साल तक लगभग वहाँ पर जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय में काम किया और प्रोफेसर रहे। अभी भी बहुत सारा काम शिक्षक के और शिक्षा के संदर्भ में कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि शिक्षक दिवस के ऊपर ऐसे विद्वान शिक्षक से बात करने से और ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है, और शिक्षा और शिक्षक दिवस की महत्ता और कौन बतला सकता है। तो मैंने प्रोफेसर चंडालिया से निवेदन किया कि आप आए तो हमारे दर्शकों को शिक्षा के बारे में और शिक्षक दिवस के बारे में बताएं, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्या है इसमें। उसके पहले कि माइक में उनको दूँ, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और फ़ायदा यह है कि जैसे ही हम कोई नया वीडियो बनाते हैं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक करें और फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो चंडालिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारे। और मैं मतलब आपको ये इसके लिए आमंत्रित करता हूँ कि ये शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं और क्या इसकी महत्वता है, ये हमारे दर्शकों को समझाएं। धन्यवाद। धन्यवाद साथी। सभी दर्शकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, इस अर्थ में कि हम एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था देश और दुनिया में बना सकें। आपने बता ही दिया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में इस देश में मनाया जाता है, और इस अर्थ में साल में एक बार कम से कम रस्मी तौर पर ही सही हम शिक्षकों को सम्मानित करते हैं, और ये कहना नहीं भूलते कि वो समाज का निर्माण करते हैं और गुरु का पद ईश्वर से बड़ा होता है, आदि आदि। मैं इसको इस अर्थ में देखना चाहता हूँ कि हम अपने उन सभी शिक्षकों को याद करते हैं जिनके प्रयासों से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, और एक शिक्षक के रूप में मैं उन विद्यार्थियों को भी याद करना चाहता हूँ जो एक शिक्षक को गढ़ते हैं। मेरी मान्यता यह है कि जिस तरह से एक अध्यापक या अध्यापकों का समूह विद्यार्थियों को गढ़ता है, उसी तरह विद्यार्थी भी शिक्षक के निर्माण में जैसा वो अंत में बनता है उसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। अच्छे विद्यार्थी अच्छे शिक्षक का निर्माण करते हैं। मेरी बात को शायद लोग एकाएक स्वीकार न भी करें, पर ये एक सच है कि यदि आपके सम्मुख विद्यार्थियों का एक ऐसा समूह है जो जागृत है, जो विषय के बारे में जानने को उत्सुक है और लगातार आपसे प्रश्न करता है, तो एक शिक्षक के रूप में आप हर बार पहले से बेहतर होते चले जाते हैं।
तो इस अर्थ में इस दिन की सार्थकता है कि हम सोचें कि हम कैसे विद्यार्थियों को बेहतर कर सकते हैं, और इस पूरी व्यवस्था को लेकर के भी हमारे मन में कोई चिंतन प्रारंभ हो। आंकड़े बहुत सारे हैं, दिए भी जा सकते हैं, पर मुझे लगता है कि बहुत कुछ होता नहीं है आंकड़ों से। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट जो 1968 में आई, उसमें कहा था कि हम जो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, घरेलू उत्पाद है, उसका 6% शिक्षा पर व्यय करेंगे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो भारत में लागू हुई, उसके अलावा कभी भी हम इस आंकड़े को छू नहीं पाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 7% खर्च हुआ था शिक्षा पर। अच्छा। उसके बाद नहीं हुआ, और उसके बाद तो लगातार ये घटता चला गया। और ये जो बहुत प्रचारित किया जा रहा है 2020 की नई शिक्षा नीति को भी, उसके बावजूद जो इस वर्ष का बजट है उसमें लगभग 3% के आसपास हाँ, जो हमारा आउटले है बजट का, वो शिक्षा पर व्यय करने की बात कही गई है। तो इसका परिणाम ये है कि शिक्षा बहुत हद तक निजी हाथों में चली गई है और वह एक व्यवसाय बन गई है। मुझे लगता है दो बड़ी दार्शनिक समस्याएं शिक्षा के साथ हैं। पहला ये कि जो एक आदर्श शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के मन में रचा जा रहा था, दुनिया को लेकर के, देश को लेकर के, मानवता को लेकर के, वो एक आदर्श व्यावहारिक विश्व में अप्रासंगिक होता चला गया, जिसको हम प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। और जो व्यावहारिक विश्व है वह इतना जटिल है, इतना क्रूर है, इतना निर्मम है, इतना अवसरवादी है, इतना स्वार्थपरक है कि शिक्षा के सारे आदर्श उसके सामने घुटने टेक देते हैं। और इसका परिणाम ये हुआ कि एक जिसको हम कहेंगे समानांतर शिक्षा इस देश में पनप गई। खासतौर से 1999 के बाद जो बिरला अंबानी कमेटी की रिपोर्ट संसद में 2000 में पेश हुई, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, और जिसने ये कहा कि सरकारों का दायित्व, जो संवैधानिक दायित्व है, वह 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों की शिक्षा का है, और उसके बाद शिक्षा के दायित्व से वो मुक्त हो जाती है। इसलिए निजी क्षेत्र को उसमें पूरी तरह सौंप दिया जाना चाहिए, चाहे वो उच्च शिक्षा है या इवन माध्यमिक स्तर की शिक्षा है। और वो हुआ भी। उसके पहले ही लगभग स्कूल शिक्षा का बहुत अधिक व्यावसायीकरण हो चुका था। उसके बाद उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा, और हम सभी जानते हैं कि उसके बाद एक बाढ़ सी आ गई निजी विश्वविद्यालयों की, जिन्होंने व्यवसाय की तरह शिक्षा को चलाना शुरू किया। तो ये हुआ कि जो बाजार की मांग है उसके अनुरूप शिक्षा बने, इस सोच के साथ, इस दार्शनिक चिंतन के साथ ये निजी विश्वविद्यालय चलने लगे। परिणाम ये हुआ कि जो पारंपरिक विश्वविद्यालय थे, जहाँ मनुष्य को गढ़ने की शिक्षा देने की बात कही जा रही थी, जहाँ व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास की बात की जा रही थी, वे धीरे धीरे अप्रासंगिक हो गए। वहाँ विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई, कक्षाओं में उनकी अनुपस्थिति बढ़ने लगी, और चाहे कोई नियम हम लगा दें मिनिमम अटेंडेंस के, वो सब अप्रासंगिक होते चले गए, और इसलिए वे परीक्षा आयोजित करने के केंद्र मात्र बनकर रह गए। दूसरी ओर कोचिंग सेंटर्स बहुत तेज़ी से बढ़े, और कोचिंग सेंटर्स की अंदर जो उपस्थिति है वो बढ़ने लगी, उसमें विद्यार्थियों की नियमितता भी बढ़ने लगी। यहाँ तक भी हो गया कि बहुत सारे विद्यालयों ने उनके साथ एक समझौता कर लिया, जिसमें
ये तय हुआ कि विद्यार्थी विद्यालयों में पंजीकृत होंगे लेकिन पढ़ने कोचिंग सेंटर में जाएंगे। तो एक जो आर्थिक व्यवस्था बदली, जिसमें पूंजीवाद को हमने बाहें फैलाकर स्वीकार कर लिया, उसका असर ये हुआ कि अब शिक्षा वह लोकप्रिय होने लगी जिसका बाजार मूल्य अधिक था। अर्थात ये किसी भी पूंजीवादी व्यवस्था में वह चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है जिसका एक्सचेंज वैल्यू या बाजार मूल्य अधिक होता है। तो ये हुआ कि वह पढ़ाई जिसके परिणाम से व्यक्ति को चाहे उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश मिल रहा हो, नौकरियां मिल रही हों, अथवा बाजार के लिए उपयोगी मानव संसाधन उससे विकसित हो रहे हों, ऐसे पाठ्यक्रमों का जोर बढ़ने लगा। और इसलिए परिणाम ये हुआ कि उन शिक्षण संस्थाओं का बाजार तेजी से बढ़ा जिसमें व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही थी, चाहे वो प्रबंधन की शिक्षा हो, चाहे अभियांत्रिकी की शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा की शिक्षा हो, और जो मानवीय मूल्यों की शिक्षा थी, जो मानविकी के विषय थे, जो समाज विज्ञान के विषय थे, उन सब संस्थानों में धीरे धीरे विद्यार्थियों की संख्या कम होने लगी। तो मैं जिन दो दार्शनिक प्रश्नों की बात कर रहा था, ये उसकी एक पृष्ठभूमि है। तो अब हम अगर सोचें आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कि कौन सा शिक्षक इस समाज की आज की ज़रूरत है, जो प्रैग्मेटिक पक्ष है, जो व्यवहारिक पक्ष है, जो व्यावसायिक पक्ष है, वह उन शिक्षकों को महिमा मंडित करता है, उनकी एक तरीके से विज्ञापन करता है, जो व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसलिए आप देखते हैं कि कई व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों के चित्र बड़े बड़े होर्डिंग्स पर दिख जाएंगे, आप अखबार के विज्ञापनों में दिख जाएंगे। लेकिन विश्वविद्यालयों में काम करने वाले, सरकारी विद्यालयों में काम करने वाले और जो पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था के अंग हैं, ऐसे अध्यापक इस पूरी व्यवस्था में हाशिए पर धकेल दिए गए। और इसमें एक बड़ी भूमिका जहां राज सत्ता की है, वहीं पूरे समाज की भी है, इस अर्थ में कि जितनी संसाधन इन शिक्षण संस्थाओं को समृद्ध करने, मजबूत करने के लिए व्यय होने चाहिए थे, वैसा सरकारें नहीं कर रही हैं। लेकिन समाज का भी कोई दबाव ऐसा नहीं है कि सरकारों पर वैसा करने के लिए दबाव बनाया जा सके। तो परिणाम ये हुआ कि समाज में एम्प्लॉयबिलिटी की दिक्कत पैदा हो गई। अर्थात जो युवा वर्ग है, उनके पास उपाधियां हैं, डिग्रियां हैं, बड़े बड़े संस्थानों के नाम हैं, लेकिन उनके भीतर जो कौशल होना चाहिए, उन उपाधियों के साथ उनके अनुरूप वैसा कौशल नहीं है। और इसलिए ये कहा जा रहा है पूरे वैश्विक बाजार में कि इंडियन यूथ है वो अनएम्प्लॉयबल हो रहा है। और धीरे धीरे जैसे भाषा की पकड़, जैसे गणित की पकड़, जैसे विज्ञान की समझ, इन प्रतिमानों पर अगर हम आज की शिक्षा और शिक्षा से निकलने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि आज से 30 साल पहले जो स्नातक हमारे विश्वविद्यालयों से निकले, संभवतः उनका इन क्षेत्रों में बेहतर कौशल था और वो अच्छे से इन भाषाओं का लेखन में, बोलने में उपयोग कर पाते थे। जबकि आज ये बात बहुत सामान्यतया कही जाती है कि जो स्नातकोत्तर उपाधिधारी हैं वे भी एक पेज हिंदी में या अंग्रेजी में कुछ मौलिक लिख पाएँ, इस पर प्रश्न चिन्ह है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रही है।
और दूसरा एक सवाल मुझे लगता है जो ज़्यादा गंभीर सवाल है और जिस पर आजकल बड़ी चर्चा है एक अलग अर्थ में, कि जो अपराध बढ़ रहे हैं, विशेष तौर से हाल में जो बंगाल की घटना हुई या ऐसी अनेक घटनाएं उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में भी हो रही हैं महिलाओं के प्रति अपराधों की, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था युवाओं के मन में ऐसे अपराधों के प्रति कोई भय या लज्जा का भाव विकसित कर पाने में असमर्थ हो रही है? क्या ऐसा लगता है कि जो युवा हैं किसी भी कीमत पर अपने मन की करने पर आमादा है? क्या सफलता ही एकमात्र मापदंड रह गया है किसी भी व्यक्ति के श्रेष्ठ होने का? ऐसा भी नहीं है कि ये अपराध पहले नहीं होते होंगे, अवश्य होते रहे होंगे, लेकिन शिक्षा को जो करना चाहिए था, और जिस तरह से हम ये कह रहे हैं कि विस्तार तो हुआ ही है साक्षरता का, देश में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है, स्नातकों का प्रतिशत बढ़ा है, शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ी है, इन सब के बावजूद समाज किस दिशा में जा रहा है, हमारे युवा अपराध की ओर क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं, उनके भीतर निराशा का भाव क्यों है, क्यों इतनी कुंठाओं ने उनके मन में घर कर लिया है, इन सारे प्रश्नों को अगर हमारे शिक्षक, हमारे शिक्षण संस्थान और हमारी देश की जो शिक्षा नीति है, अगर हम उन सारे सवालों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं तो फिर इस प्रकार के शिक्षक दिवस मनाना या एक किस्म की रस्म अदायगी करने का कोई अर्थ रहता नहीं है। इसलिए आज के दिन ख़ासतौर से जब हम राधा कृष्णन जी को याद करते हैं तो उनके दर्शन को भी याद करना आवश्यक मुझे लगता है कि हमको करना चाहिए। भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन परंपरा और भारतीय ज्ञान परंपरा की बहुत चर्चा आजकल इस सरकार के आने के बाद है, लेकिन वास्तव में वो हमें सही अर्थों में उन दार्शनिक तत्वों की ओर क्या ले जा रही है? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था उन सारे प्रश्नों को हमारे सामने रख पा रही है? ये सारे सवाल ढूंढना ज़रूरी है। और कुछ और जो प्रैक्टिकल बातें आज के दिन याद करने की हैं, एक बहुत बचकानी सी बात लग सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे 15 अगस्त पर 26 जनवरी के दिन विद्यालयों में बच्चों को मिठाई बांटी जाती है, क्या शिक्षक दिवस पर बच्चों को मिठाई नहीं बांटी जा सकती? ये तो एक उत्सव है जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक समान रूप से शामिल है। क्या जो शिक्षक निजी शिक्षण संस्थानों में काम कर रहे हैं उनकी सेवा शर्तों को सुधारा नहीं जा सकता है? क्या उनके लिए सम्मानजनक वेतन सुनिश्चित हो, ऐसा सरकारें नहीं कर सकती? विश्वविद्यालयों तक में अनुबंध पर या कालांश के आधार पर शिक्षक नियुक्त हैं और सारी शिक्षण व्यवस्था उन पर टिकी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्थायी प्राध्यापक विश्वविद्यालयों में नियुक्त करें? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो शिक्षा मंत्री बनते हैं उनके अपने शैक्षिक सोच और शैक्षिक स्तर के बारे में कुछ सोचा जाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शिक्षा मंत्री कहे कि हम उन किताबों को जला देंगे जिनमें एक खास किस्म की उनकी विचारधारा से अलग बात लिखी गई हो? अकबर को महान कहा गया। क्या वैचारिक स्वतंत्रता शिक्षा का अनिवार्य अंग नहीं है? क्या शिक्षा में बहस की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए? क्या विभिन्न मतों मतांतरों को आगे प्रोत्साहित करने का काम शिक्षा को नहीं करना चाहिए? क्या शिक्षा तानाशाही की ओर ले जाना चाहिए शिक्षा को, या किसी एक विचार को थोपने का काम शिक्षा को करना चाहिए? क्या शिक्षा को सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देना चाहिए? क्या शिक्षा को लोगों को बांटने का काम करना चाहिए? यदि ये सब काम शिक्षा के माध्यम से किए जा रहे हैं तो फिर एक पुनर्विचार की आवश्यकता अवश्य है, चाहे कोई सत्ता में हो, कोई राजनीतिक दल हो। क्या शिक्षा को शिक्षकों के और शिक्षा
विदों के भरोसे छोड़ना उचित नहीं होगा। हर राजनीतिक दल सत्ता परिवर्तन के साथ शिक्षा के साथ ही प्रयोग क्यों करना चाहता है? क्या शिक्षा को एक उपकरण बना रहे हैं सत्ता प्राप्ति का? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम सबको मिलकर के ढूंढने हैं, एक शिक्षक के रूप में, एक नागरिक के रूप में और सामूहिक रूप से समाज के रूप में भी। बस यही बातें हैं जो आज शिक्षक दिवस पर मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहता था। हम शिक्षक को बचाएं, शिक्षा को बचाएं, विद्यार्थियों को बचाएं, ये महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन कुछ चीज़ें अभी मेरे दिमाग में और आ रही है। एक तो ये है कि मतलब शिक्षा के नाम पर हम जो है कुपढ़े ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। तो अनपढ़ से मुझे लगता है कुपढ़ ज़्यादा खतरनाक है। तो क्या देश को मतलब इन कुपढ़ों की जगह अनपढ़ रहना दें या शिक्षा में कोई ऐसा सुधार करें कि कुपढ़ पैदा ही ना हो? एक तो ये सवाल है मेरे दिमाग में। दूसरा ये कि हम शिक्षक दिवस राधा कृष्णन जी के जन्मदिन पे ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि शिक्षक तो इनसे भी बहुत अच्छे हुए हैं। और पहली महिला शिक्षक तो सावित्री देवी थी, फूले थी, सावित्रीबाई फूले, जिसने सबसे ओरिजिनल काम किया कि महिलाओं को शिक्षित करने का काम शुरू किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब हम अगर कबीर को शिक्षक मान करके उसको मनाना शुरू करते तो ज़्यादा अच्छी जगह पहुंचते हम। ये मुझे लगता है कि हमारे शिक्षा नीति में कुछ दोष है कि हम आज जो शिक्षित लोग हो रहे हैं, मतलब जो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा खुदगर्ज और बेईमान हैं। ये शिक्षा हमारे देश को खुदगर्ज और बेईमान बनाने की तरफ अग्रसर है। आप देखें कि अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को आगे लाने के लिए साथ में चल रहे आदमी को लंगी मार के भी आगे निकलना हो तो निकल जाते हैं। ऐसी प्रतियोगिता हमारी शिक्षा में चल रही है। तो क्या इसका कोई समाधान हो सकता है? मैं चंडालिया सर से पूछता हूँ। देखिए, ये दो बातें हैं और मुझे लगता है कि जो अंतिम उदाहरण आपने दिया है लंगी मार के आगे बढ़ने का, ये असल में सिर्फ शिक्षा का सवाल नहीं है, ये एक बड़ी आर्थिक व्यवस्था का सवाल है। और जो सिखा तो शिक्षा ही रही है, जो पूंजीवादी व्यवस्था हमने अंगीकार कर ली है, जिसमें ये केन प्रकारेण सफलता अर्जित करना, लाभ प्राप्त करना, मुनाफे को बढ़ाना, ये सब क्यों है? ये इसीलिए तो है कि हम अधिक से अधिक अर्जित करना चाहते हैं। हमने सफलता के मापदंड ही बदल दिए। तो इसलिए शिक्षा भी उसका एक उत्पाद है। मैं एक बार फिर कार्ल मार्क्स को यहाँ लाना चाहूँगा कि चाहे शिक्षा है, चाहे संस्कृति है, कार्ल मार्क्स इनको सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा कहते हैं और जो अर्थव्यवस्था है उसको वो बेस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जो आधारभूत संरचना है वो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, जो अंततः हमारे शिक्षा और संस्कृति को भी प्रभावित करती है, उनको निर्मित करती है। इसलिए मैं वापस, अगर आप इसका जवाब चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम जो हमारे संविधान में लिखा है समाजवादी आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित नहीं कर पाएंगे, अगर हम पूंजीवादी व्यवस्था में ही बने रहेंगे, तो फिर ये सारे दुर्गुण रहेंगे शिक्षा के भीतर भी। और जो स्वार्थ पड़ता है, जो अत्यधिक संग्रह की प्रवृत्ति है, जो अपने सहयोगी को, सहकर्मी को खत्म करके उससे आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है। क्योंकि जो पूंजीवाद है उसकी परिभाषा यही है कि वो परफेक्ट कंपटीशन पर टिका है, यानी जिसको हम गला काट प्रतिस्पर्धा कहते हैं। तो जहाँ गला काट प्रतिस्पर्धा है, वहाँ सहयोग या सहकार की कल्पना करना या कि शिक्षा ये सब मूल्यों को आगे ले जा पाएगी, इसकी कल्पना करना मुझे लगता है कि बहुत ही कठिन है। इसलिए मूल चीज़ों की ओर लौटना पड़ेगा कि हम एक समाजवादी आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था कायम करने के लिए क्या कर सकते हैं।
कैसे लोगों को शिक्षित कर सकते हैं और संगठित कर सकते हैं, ये सोचना पड़ेगा। तभी हम इस पूरे देश के भीतर शिक्षा को भी बचा पाएंगे, संस्कृति को भी बचा पाएंगे, और जो विषमता इस देश में इस समय स्थापित हो गई है, उस विषमता का भी कोई तोड़ निकाल पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंडालिया सर, और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात को अंत तक सुना। मैं एक बार फिर ये अपील करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो इनको लाइक करें, फॉरवर्ड करें, मैसेज करें। धन्यवाद। जय भारत। अगले एपिसोड के लिए हम फिर मिलेंगे कभी। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। 5 तो अभी बजी ही है।